हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एलियो जिग्नेश पर। कल मैंने आपके लिए साइंस की एक क्लास फर्स्ट, जिसमें साइंस के PYQ क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के सेकेंड शिफ्ट से शुरू किए थे, जिनमें इनके 20 क्वेश्चन मैंने कल करवाए थे। बाकी बच्चे क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूँ। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर क्लास नंबर फर्स्ट ज़रूर देखें। ये PYQ सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलो हम आज की क्लास नंबर 2 शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ, मैं आपके लिए PYQ क्वेश्चन विथ NCERT बुक 9th और 10th में से क्वेश्चन को कहाँ से लिया गया है विथ प्रूफ लेकर आया हूँ। तो आप बुक जब 9th और 10th की पढ़ेंगे तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो आंतरिक पदार्थ द्वारा संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है? तो इस प्रक्रिया को हम जीव द्रव संकुचन के रूप में जानते हैं। किसमें? जीव ध्रुव कुंचन में। तो NCERT में स्पष्ट बड़े बड़े अक्षरों में दिया है कि जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ, जब परासरण द्वारा पानी की हानि हो जाती है तो इसे क्या होता है? जीव द्रव में कुंचन हो जाता है। क्या हो जाता है? जीव द्रव में कुंचन। सेकंड ऑप्शन है विसरण। ये गैसों में संभव है। विसरण की प्रक्रिया किस में होता है? गैसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? तो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होगा? परमाणु के नाभिक में। ये मॉडल है, ये परमाणु का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाहर की साइड इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं। तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। तो ये कहाँ पे होगा? परमाणु के केंद्र पर। तो ये अपने रदरफोर्ड के जो परमाणु का नाभिक के मॉडल दिया था उसमें कुछ उनकी लक्षण है जो NCERT में ये तीनों दिए हुए हैं। तो इसमें पहले बिंदु से क्वेश्चन बनाया गया है। परमाणु का केंद्र क्या होता है? धनावेशी। और जो ये बाहरी भाग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं, ये इसका ऋणावेश भाग होता है और जिसे परमाणु क्या कहते हैं? नाभिक कहा जाता है। केंद्रित परमाणु केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक कहा जाता है। और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। कहाँ होता है? नाभिक में। तो आप इसी तरह NCERT से पढ़े, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धारावाही प्रणालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? 4 कथन दिए हुए, हमें इन बताना है कौन सा गलत कथन है। तो पहला कथन राइट है। क्या है? प्रणालिका एक प्रकार के दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। ये क्या है? ये धारावाही उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, उसके लिए कथन राइट है। सेकंड कथन क्या है? लंबी प्रणालिका केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग स्थिर होता है। केंद्र के पास क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र स्थिर होता है। प्रणालिका के बाहर, लेकिन प्रणालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम बहुत अधिक होता है। अधिक नहीं होता है, शून्य होता है। तो ये क्या हो गया? कथन गलत हो गया। यदि हम फेरों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि होती है। तो ये तीनों कथन राइट है, ये कथन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? समांतर और दूरदर्शी सीधी रेखाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण। डायग्राम में देखते हैं। इस कोण के बारे में पूछा है। ये ए, इसमें पूछा है त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच इस फलक और इस फलक जो त्रिकोण फलक बनता है, यहाँ पर कौन सा कोण बनता है? तो कोण ए दिया हुआ है। कौन सा कोण है? कौन है? प्रिज्म कोण। कौन सा कोण है? प्रिज्म कोण।
और भी कोण दी है जिसे आप ध्यान रखें। ये कौन सी किरण हो गई? ये हो गई आपतित किरण। ये आपतन जब किरण प्रिज्म पर पड़ती है किरण, तो ये किरण का अपवर्तित अपवर्तित होता है। तो ये कौन सी किरण हो गई? अपवर्तित किरण। और जब किरण वापस बाहर की तरफ निकलती है तो ये क्या होती है? निर्गत किरण। निकलने पर निर्गत किरण। और आपतित किरण पर बनने वाला कोण आपतन कोण, कोण आई। ये वाला जो कोण है ना, कोण आई, ये आपतित कोण। और निर्गत किरण पर बनने वाला कोण निर्गत कोण, ये यहाँ पर ये कौन सा कोण बनेगा? निर्गत कोण। और निर्गत किरण ये यहाँ तक, ये निर्गत किरण पीछे की तरफ, और आपतित किरण जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं, यहाँ पर ये वाला, ये कौन हो गया? विचलन कोण। कौन सा हो गया? विचलन कोण। जहाँ पर ये निर्गत किरण और आपतित किरण जहाँ दोनों आपस में प्रतिच्छेदित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरामावस्था से प्रारंभ करके एक कार 5 मीटर पर सेकंड के त्वरण से चल रही है। 20 सेकंड के बाद कार का वेग कितना होगा? कार क्या है? विरामावस्था से, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। और हमें कार का अंतिम वेग पूछा है। हमें त्वरण एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और समय कितना दिया हुआ है? टाइम ये दिया है 20 सेकेंड। तो त्वरण का सूत्र लेके भी आप कर सकते हैं। तो हम गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी वाला समीकरण लगाकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमें निकालना है। प्रारंभिक वेग 0 दिया है, तो प्रारंभिक 0 हो गया, प्लस त्वरण का मान कितना है? 0.5 गुणा t कितना है? 20 सेकेंड। तो ये कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के समान अंतराल में अपनी चाल को एक समान मात्रा में बढ़ाती है तो कहा जाता है कि कार असमान त्वरण से गतिमान होगी। कैसे? समय के समान अंतराल में असमान मात्रा में बढ़ती है, यानी कि उनका त्वरण है ना, हर समय बदलता रहता है। क्या रहता है? हर समय त्वरण बदलता रहता है। तो ये कौन सा हो गया? असमान त्वरण का से गतिमान होगी कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है, तो लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक है। यह हमें आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें स्पष्ट अक्षरों में बोला गया है, जो छड़ है, छड़ पर बल है वो नीचे की ओर से लगाए जाने वाले बल से अधिक है। जो छड़ का बल है वो कम है, और जो नीचे से जो बल, पानी का जो उत्प्लावन बल लग रहा है वो अधिक है। ठीक है, ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक है। छड़ द्वारा जो नीचे बल लगाया जाता है उससे ये बल क्या है? ऊपर की तरफ लगाए जाने वाला बल अधिक है। तो क्या होगा? जब बल, ये बल अधिक है ना, तो छड़ क्या होगी? तैरेगी। तो पानी की सतह पर तैरेगी। यही अगर छड़ द्वारा बल नीचे की तरफ ज़्यादा लगाया जाता और पानी द्वारा बल कम लगाया जाता तो छड़ डूब जाती। क्या हो जाती? तो छड़ डूब जाती। और पानी द्वारा लगाया गया ऊपर की तरफ बल और छड़ द्वारा लगाया गया नीचे की तरफ बल बराबर होता तो छड़ डूब कर तैरती। कैसे होती? डूब कर तैरती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? इसमें पूछा गया है वायुमंडलीय अपवर्तन, कौन सी घटना में वायुमंडलीय अपवर्तन हुआ है? तो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय
सूर्यास्त में, यानी कि जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है तो उस घटना को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। एनसीईआरटी में ये स्पष्ट अक्षरों में दिया गया है। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय किस घटना का कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। किस कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन इस बार रेलवे भर्ती में पूछे गए हैं। और एनसीईआरटी जो अपडेटेड बुक है उसमें से ही क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए गंधीय सूचक है? क्या है गंधीय सूचक? कौन सा है? वेलिना एसएस। ये कौन सा सूचक है? गंधीय सूचक है। मैंने आपके लिए ये एक्सेल शीट बनाकर इसमें लगा दी है पीडीएफ में। ये प्राकृतिक सूचक है। लिटमिस, पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया का फूल, ये कौन सा हो गया? प्राकृतिक सूचक हो गया। कृत्रिम सूचक क्या हो गया? फिनोलेप्थिन, मेथिल ऑरेंज, ये हो गए कृत्रिम सूचक। और गंधीय सूचक में प्याज का रस, वेलिना और लौंग का तेल, ये हो गए गंधीय सूचक। ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। और इसके अलावा ये प्राकृतिक सूचक और भी है। लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पिंटूनिया, जेरानियम और कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ, वो भी अम्ल और क्षार की उपस्थिति को सूचित करती हैं। इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये 4 कथन दिए हुए, इनमें से हमें पूछा गया है कौन सा सही है। स्वपोषी या उत्पाद प्रथम पोषी के स्तर होते हैं, ये वाला इन 4 कथनों में से सही है। एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ से कथन तर्क बनाकर इन्होंने क्वेश्चन को बनाया है। अब हम देखते हैं। पहला है, बड़े मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। ये गलत है। यहाँ पे देखो, ये बड़े मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता ये तीसरे पोषी स्तर का नहीं, चौथे पोषी स्तर का, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है। ये बड़े मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता कौन से? चौथी पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। कौन से करते हैं? चौथे पोषी स्तर का। और सेकंड है, परपोषी सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं, इसे शाकाहारी और अन्य उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। ये भी रॉन्ग है। और शाकाहारी या द्वितीय उपभोक्ता दूसरे स्तर पर आते हैं, ये भी गलत है। ये शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी के स्तर है। कौन से? द्वितीय की जगह अगर प्राथमिक होता तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता। ये कौन सा हो गया? द्वितीय, शाकाहारी और द्वितीय उपभोक्ता दूसरे स्तर के हैं। कौन से के? शाकाहारी और द्वितीय उपभोक्ता दूसरे स्तर के हैं, पोषी स्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक सूत्र में पादाम सब स्क्रिप्ट क्या दर्शाता है? एक अणु में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को। जल का परमाणु सूत्र क्या हो गया? H2O। तो 2 किसको दर्शाता है? परमाणु की संख्या को। क्या किसको दर्शाता है? सब स्क्रिप्ट पादांक को या परमाणु की संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में लचीलापन किस स्थायी ऊतक के कारण आता है? क्या लचीलापन किसके कारण? कोलेन काइमा के कारण। पौधों में लचीलेपन का गुण किसके कारण है? कोलेन काइमा के कारण। और कोलेन काइमा के क्या कारण है? ये पत्ती तनों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और पौधों की यांत्रिक सहायता करता है। क्या करता है? यांत्रिक सहायता करता है पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है? इसमें द्रव के गुण पूछे हैं। किसके पूछे? मैंने इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं वो किन किन के उदाहरण है, मैंने उनको एनसीईआरटी से कटिंग करके आपके लिए लगा दिया है ताकि आपको थोड़ा क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। तो इसमें द्रव का कौन सा गुण है? द्रव का आयतन निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। हम किसी पानी को बोतल में भर लेंगे तो ये बोतल के आकार को ग्रहण कर लेगा। इसी को हम अगर प्याले में भर लेंगे तो ये प्याले के आकार को ग्रहण कर लेगा। लेकिन इसमें भी 1 लीटर पानी होगा तो इसमें भी 1 लीटर पानी होगा। तो इसका क्या आकार तो
आयतन तो निश्चित है, इसमें भी 1 लीटर है, इसमें भी, लेकिन इसका जो आकार है वो निश्चित नहीं है। इसने बोतल के रूप में ग्रहण आकार को ग्रहण कर लिया। जब हमने प्याले में डाला तो ये प्याले के आकार में आ गया। तो ये किसका हो गया? द्रव का गुण हो गया। ये रहा, द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन। इसमें भी 1 लीटर है तो इसमें भी 1 लीटर है, लेकिन इसमें आकार दोनों में अलग अलग हो गया। नेक्स्ट, ये दृढ़ होते हैं। ये किसके गुण है? ये दृढ़ होते हैं, ये है ठोस का गुण है, द्रव का नहीं है। किसका है? ठोस का है। इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। ये किसका गुण है? यह भी ठोस का है। क्या किसका है? ये भी ठोस का है। और नेक्स्ट है, यह अत्यधिक संपीड़ित है। ये किसका है? गैस का गुण है। ये देखो, ठोसों एवं द्रव की तुलना में गैस संपीड़ितता काफी अधिक होती है। किसकी? गैसों की संपीड़ितता अत्यधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? एनसीईआरटी में निलंबन, कोलाइडी, इनके गुणधर्म दिए हुए हैं। तो मैंने आपके लिए कटिंग लगा दी है, इनसे थोड़ा देख ले। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जल में चाक का चूर्ण, जल में चौक पाउडर का चूर्ण और जल में आटे का चूर्ण, ये किसके हैं? निलंबन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एथलीट की चाल क्या होगी? एथलीट की त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर परित एक बार चक्कर लगाने में सेकंड का समय लेता है। तो अगर एक एथलीट है तो इसमें हमें फॉर्मूला पूछा है कि एथलीट चाल का। अगर एक एथलीट है वो चक्कर लगाता है, मान चलो वो एक गोलाई में जो मैदान बना हुआ है, अगर वो उसका चक्कर लगाता है तो हमें इसकी चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछा गया है। ये फॉर्मूले दिए हुए, इनमें से बताना है कौन सा फॉर्मूला सही है। तो ये वाला फॉर्मूला v बराबर 2πr/t, ये वाला फॉर्मूला सही है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है v बराबर 2πr/t। इस ये देखो, r वृत्त वाली परिधि 2πr होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। r उसकी त्रिज्या हो गई। अगर एक चक्कर लगाने में t सेकंड समय लेता है, एक बार चक्कर लगाने में t सेकंड समय लेता है, तो वेग क्या होगा? तो वेग क्या होगा? v बराबर 2πr/t। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहाँ से मैं सीधा आपके लिए लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, उसके मैंने ये एग्जाम्पल कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए एनसीईआरटी में कहाँ से बने, इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है और यही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? इसमें हमें पुष्प दिए हुए हैं, इनमें कौन सा प्रजनन अंग है पुष्पों में निषेचन के लिए? तो निषेचन के लिए परागकण और बीजांड। परागकण है जो पुष्प का नर भाग है, कौन सा? नर जननांग है। और बीजांड है वो इसका क्या है? स्त्री केसर, जो इसका मादा भाग है। क्या है? बीजांड क्या है? इसका मादा भाग है, मादा जननांग है पुष्प का। और ये परागकण क्या है? नर जननांग है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। परागकण द्वारा उत्पन्न नर युग्मक अंडाशय में अंड कोशिका यानी मादा युग्म में संलयन होते हैं, जिसे कोशिकाओं में युग्म अथवा निषेचन से युग्मन बनता है। ये पुष्प का नर जननांग कौन सा हो गया? परागकण। क्या हो गया? परागकण। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। मैं इसी तरह आपके लिए विथ एनसीईआरटी प्रूफ हमारे टेक्नीशियन के जो ग्रेड 3 एग्ज़ाम हुआ था उसका जो फर्स्ट शिफ्ट था, 20 तारीख से जो एग्ज़ाम हमारे शुरू हुए थे उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। अब मैं आपके लिए अगली शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो अगर आपका इसी तरह प्यार रहा, सपोर्ट रहा, तो मैं कंटिन्यू क्लास करूँगा और आपके लिए प्रत्येक दिन एक क्लास लगाने के लिए प्रयास करूँगा। थैंक यू।